भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई बड़े नाम याद आते हैं, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो उतनी सुनी नहीं जाती। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी समझने वाले हैं, बिरसा मुंडा। एक ऐसा नाम जिनकी क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी थी। देखिए, उन्हें कहा जाता था धरती आबा, मतलब पृथ्वी के पिता। सोचिए, अपने लोगों के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र तक हासिल कर लिया था। वो एक लीजेंड बन चुके थे। तो सवाल यही है, आखिर कौन थे बिरसा मुंडा? क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, या एक समाज सुधारक, या फिर जैसा उनके लोग मानते थे, क्या वो भगवान थे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो उनकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दुनिया में चलना होगा जहां बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था। वो क्या हालात थे जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी नेता और आखिर में भगवान तक बना दिया? तो बात है 19वीं सदी के छोटा नागपुर की। जरा सोचिए, बिरसा ने एक ऐसी दुनिया में आंखें खोली जहां उनके लोग, मुंडा आदिवासी, जो सदियों से उन जंगलों के मालिक थे, अब अपनी ही जमीन पर पराये हो रहे थे। ब्रिटिश शासन के नीचे उनकी जमीन, उनकी आजादी, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और इस पूरी कहानी में जो शोषक थे, उन्हें कहा जाता था दिखू। ये एक शब्द था जो आदिवासी लोग उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। जमींदार, साहूकार, व्यापारी जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। अब इस टकराव की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी आदिवासियों की अपनी खुंटकट्टी व्यवस्था। इसमें क्या था कि जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती थी। कोई उसे बेच नहीं सकता था, कोई छीन नहीं सकता था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। जमीन अब निजी हो गई और कर्ज ना चुका पाने पर आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। तो शोषण के इसी माहौल में बिरसा का खुद का जागरण शुरू होता है। एक ऐसा बदलाव जो आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल लेने वाला था। शुरू में बिरसा पढ़ने के लिए एक जर्मन मिशन स्कूल गए, पर वहां उन्होंने बहुत जल्दी एक चीज भांप ली। उन्होंने देखा कि मिशनरियों का असली मकसद तो आदिवासी संस्कृति पर हमला करना और धर्म बदलना है। बस उन्होंने फैसला कर लिया, पढ़ाई जरूरी थी, लेकिन अपनी जड़ों को खोकर नहीं। और यहीं से आप कह सकते हैं उनके अंदर विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, बिरसा का विद्रोह सीधा हथियारों से शुरू नहीं हुआ, नहीं, वो विचारों से शुरू हुआ। उन्होंने बिरसाइत नाम से एक नया विश्वास शुरू किया। पर यह सिर्फ एक नया धर्म नहीं था, ये एक पूरा आंदोलन था, समाज सुधार का, अपने लोगों में आत्मसम्मान जगाने का, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का। असल में यही चीज उनके राजनीतिक विद्रोह की असली नींव बनी। और इसी नींव पर शुरू होती है वो महान हलचल, वो महान विद्रोह जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है। उलगुलान, इस शब्द का मतलब ही है महान हलचल या जबरदस्त उथल-पुथल। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये तो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का ऐलान था। तो ये उलगुलान हुआ क्यों? असल में कई वजहें थीं जो सालों से सुलग रही थीं। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, साहूकार और जमींदार उनका शोषण कर रहे थे, नए जंगल कानून बनाकर उन्हें जंगल से ही बेदखल किया जा रहा था, और जब वो अदालतों में जाते तो वहां भी उनके साथ धोखा होता। इन सब वजहों ने मिलकर मुंडा लोगों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। देखिए, 1895 में बिरसा ने अपने नए विश्वास की शुरुआत की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 में वो जेल से छूटे और फिर 1899 में उलगुलान पूरी तरह से शुरू हो गया, गुरिल्ला हमलों के साथ। लेकिन जितनी तेजी से ये आग भड़की, उतनी ही तेजी से इसका अंत भी हुआ। पर इस उलगुलान के पीछे की ताकत क्या थी? कौन सी सोच थी जो इतने लोगों को एक साथ ले आई? चलिए देखते हैं। ये एक नारा था जो पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया। अबुआ दिशोम रे अबुआ राज। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था, हमारे देश में हमारा राज। ये किसी भी बाहरी प्रभाव से पूरी आजादी की मांग थी, और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वशासन की सबसे शुरुआती और सबसे ताकतवर आवाजों में से एक थी। और फिर ये घोषणा, जमीन उनके खून से इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इससे एकदम साफ हो गया था कि अब ये आंदोलन शांतिपूर्ण सुधार से बहुत आगे निकल चुका था। अब ये एक सशस्त्र क्रांति थी,
बिरसा का यह खुला ऐलान था कि अब लड़ाई आर पार की होगी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था, और अफसोस वो अंत बहुत दुखद था। 3 फरवरी 1900 सिंहभूम के जंगलों में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और उनके पकड़े जाने के साथ ही उलगुलान का नेतृत्व बिखर गया। सिर्फ 25 साल, सोचिए, बस इतनी सी उम्र थी बिरसा मुंडा की जब उनकी मृत्यु हुई। इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतिहास पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। और फिर गिरफ्तारी के कुछ ही महीने बाद 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अंग्रेजों ने तो कहा कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन ये शक आज तक बना हुआ है कि क्या सच में ऐसा था या उन्हें जहर देकर मारा गया था। तो बिरसा की मौत हो गई, विद्रोह को भी कुचल दिया गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उनका बलिदान बेकार नहीं गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये बदलाव। उलगुलान का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1908 में उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। इस कानून से क्या हुआ? आदिवासियों के जमीनी हक कुछ हद तक वापस मिले और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? बिरसा मुंडा का विद्रोह, हाँ, शायद वो सैन्य रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक विचार को जन्म दिया, न्याय का, आत्मसम्मान का और अपने राज का विचार। और वो विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या कोई विचार कभी सच में मर सकता है?